अब गवर्नमेंट ने जब सीबीआई इंक्वायरी की बात कर दी बालासोर एक्सीडेंट के बाद, तो इस बात को लेके बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि गवर्नमेंट को ये पता है कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम की फेलियर इतनी आसान नहीं है जितनी आसान पहले 2-3 दिन दिखती रही। अगर वो इतनी आसान होती तो रेलवे की जो विजिलेंस और सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसकी इंक्वायरी में चीज़ें आ जाती, फिर उसे सीबीआई को देने की जरूरत नहीं थी। सीबीआई को देने की जरूरत तब होती जब एक बड़ी सी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का मामला हो, या फिर गवर्नमेंट बोले या ना बोले उसे लगे कि ये जिहाद का मामला है। हाँ, ये हो सकता है अगर वो जिहाद के ऊपर बिल्कुल फिक्स होती तो उसने इसकी इंक्वायरी एनआईए से कराई होती, ना कि सीबीआई से। तो कई बार क्या होता है, सीबीआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कि ये टेरर एक्टिविटी है, फिर वो केस एनआईए के पास जाती। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसे षड्यंत्र या जिहाद के बीच में फंसा के छोड़ रखा है। अब सीबीआई का काम है कि वो क्लियर करे कि ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है या जिहाद है। अभी कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ना, वो ऐसी चीज़ें घुमा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी के टाइम पे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुई ही नहीं थी। तो व्हाट्सएप वाले हैं, वो कुछ भी लिख दे, वो ये भी लिख सकते हैं कि आज के पहले कोई मरा ही नहीं। वैसे अभी अब तक आए नहीं, अगर आ गए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। ये चारा जीवी लोग हैं, चारा खा के मदहोशी में रहती है। तो चारा की मदहोशी में अगर ये लिख दे कि आज के पहले कोई धरती पे मरा ही नहीं, तो वो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एनसीआरबी का डाटा है। ये जो डाटा है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि 25,800 लोगों की डेथ हुई थी 2011 में। अगले साल ये डाटा और बढ़ जाता है, 27,000 हो जाता है 2012 में। अगले साल ये डाटा थोड़ा और मार्जिनली इम्प्रूव करता है और बढ़ जाता है 2013 के अंदर 27,700। लेकिन अगले साल ये थोड़ा कम हो जाता है, 25,000 लोग हो जाते हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ट्रेन एक्सीडेंट आज नहीं हो रहे, ट्रेन एक्सीडेंट पहले भी हो रहे थे। डेट में एक त्याग की प्रतिमूर्ति बने बैठे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। जो नीतीश कुमार ये बातें बता रहा, उस नीतीश कुमार के ज़माने में 1000 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, 1000। और वो वाकई में एक रिकॉर्ड होल्डर है। वो कह रहा है कि उसने रिजाइन कर दिया, और डाटा ये कह रही है कि उसने 1000 ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रिजाइन करा। अब रिजाइन करा या फिर उसे बंद कमरे में धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो हेल्थ उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर था उसके बीच की बातें हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है उसने लात मारी हो और बाहर इसने आगे कह दिया हो कि हमने रिजाइन कर दी। लेकिन अगर इतनी मॉरल कॉन्शियसनेस थी तो 1000 ट्रेन एक्सीडेंट का वेट क्यों करा? ऐसी कौन सी संवेदना है जो 1000 के बाद में ही जनरेट होती है? भाई वो 900 पे भी तो हो सकती थी ना, 800 पे भी हो सकती थी। तो एक डाटा है कि ममता बनर्जी के टाइम पे 839 डिरेलमेंट और एक्सीडेंट्स के केसेस हुए। नीतीश कुमार ने तो रिकॉर्ड बना रखी थी 1000। और ये जो चाराजीवी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उसके टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था, वो 550 है बस। सिर्फ 550 डिरेलमेंट हुए हैं, जिसमें 51 एक्सीडेंट केसेस है। और अगर हम डेथ की बात कर ले तो 1159 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। तो 1100 लोग मर गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई मरा ही नहीं जी। नीतीश कुमार के टाइम पे 1500 लोग मर गए, उसके बाद उसने रिजाइन करा, और वो कह रहा है कि उसकी मोरल कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा थी, नैतिक नैतिक आधार पे वो इतना मजबूत आदमी था कि उसने रिजाइन कर दिया। अच्छा, तो ये नैतिक मजबूती तब क्यों नहीं आई थी जब पहली एक्सीडेंट हुई थी? 1000 एक्सीडेंट का वेट करते क्या? और इन सारी चीज़ों के जो लिंक है, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं, इन सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब यहाँ पे एक बार 2017 से 2021 के डाटा दे रखे हैं। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो 25,000 लोग एक साल में मर रहे थे। फिर आप देखोगे ये जो 8000 का डाटा है, इसमें बीजेपी को क्रेडिट नहीं जाती, क्योंकि ये वो टाइम था जब कोरोना पीरियड थी, ट्रेन चल नहीं रही थी, तो एक्सीडेंट होने का मामला नहीं बनता। लेकिन 2017, 18 और 19 ये 3 साल तो इन्होंने कंट्रोल करी है। एक मैप है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर 20,129 एवरेज ऑन एन एवरेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ है, जो एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ है, वो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और बंगाल जो रोहिंग्याओं का कैपिटल है वो तीसरे नंबर पे है, तमिलनाडु चौथे नंबर पे है। और बाकियों के भी कंट्रीब्यूशन है, मगर उतनी ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे आप जीरो देख रहे हैं वो जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ट्रेन ही नहीं है। ठीक है ना, जीरो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे ट्रेन की मैनेजमेंट बढ़िया है, जीरो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रेन है नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्पिरेसी, अगर गवर्नमेंट ये मान रही है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी थियरी को बल देने वाले कौन से पॉइंट है? तो आंसर ये है कि सुरेश प्रभु ने भी मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट करा था। उसके टाइम पे भी तकरीबन 300 के आसपास एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन वो एक्सीडेंट अगला जो रेलवे मिनिस्टर था गोयल, गोयल के सामने वो एक्सीडेंट कम हो जाते। वही ट्रैक, वही रेलवे, वही लोग, एक्सीडेंट कम हो जाते। एक तो रीजन ये था कि गोयल के टाइम पे लॉकडाउन लग जाती है, लेकिन अगर हम उस वाले पीरियड को छोड़ भी दें तब भी एक्सीडेंट कम होते। तो गोयल ने ऐसा क्या करा जो सुरेश प्रभु ने करा था? तो गोयल ने सुरेश प्रभु के मॉडर्नाइजेशन वाले काम को बीच में रोक दिया।
और उसी काम को वापस इसने स्टार्ट करा, वेस्टर्न ने। तो मॉडर्नाइजेशन के काम से क्या तकलीफ हो सकती है भाई, किसे किसे परेशानी हो सकती है? तो अगर मॉडर्नाइजेशन का काम होता रहा और वो तेजी से चलता रहा, तो वो सबसे पहले जिस आदमी को मारेगा वो है मिडल मैन, जिसे हम सामान्य भाषा में दलाल कहते हैं। तो दलालों की नौकरी खा जाएगा। इसके साथ जो रेलवे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है, 10 से 15% आप डीआरएम को दे देंगे। तो अगर वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रही तो 10 से 15% देने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि टेंडरिंग ऑनलाइन हो रही। साथ में जो स्क्रैप सेल करने का तरीका था वो भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और इसके साथ जो कंपनियां आ रही हैं, जो जो ट्रैक बना रही हैं, उन्हीं कंपनियों को ट्रैक मेंटेन करने का भी काम मिल रहा। तो इसके कारण क्या हो रहा कि जो लोग, जो पहले पहले जो मिडल मैन थे, छोटी छोटी कंपनियां थी, अब वो पैसे नहीं खा पा रही। तो इससे नुकसान किसे हो रहा? भाई नुकसान तो सभी को हो रहा, सेक्रेटरी से लेकर डीआरएम तक सभी को नुकसान हो रहा। तो फिर इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल कौन है? जिसे नुकसान हो रहा वो सभी के सभी एक सस्पेक्ट है। सेक्रेटरी से लेकर डीआरएम तक सभी सस्पेक्ट है। वो ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं ताकि रेल मिनिस्टर हट जाए, वो ऐसा कर सकते हैं ताकि रेल मिनिस्टर के हटने के बाद मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए या कम हो जाए, और उनका जो कट है वो कट बढ़ जाए। ये कॉन्स्पिरेसी के पीछे ये पॉइंट्स है। जिहाद के पीछे क्या है? लोग जिहाद को क्यों मान रहे हैं? भाई जिहाद के पीछे ये रीजन मान रहे हैं कि वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुई है वहाँ पे 20,000 मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वो भी उड़ीसा में। और ये डाटा भी 2011 का है। जो लोकल सोर्स है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 60,000 मुसलमान रहते हैं रेलवे ट्रैक के आजू बाजू। तो फिर इन्होंने क्यों करा? ये बाकी जगहों पे क्यों करते? इन्होंने 56 देशों के अंदर क्यों करा? जिस कारण करा उस कारण ही कर रहे हैं यहाँ भी। दूसरी जो चीज़ इस थ्योरी को ज़्यादा बुस्ट करती वो ये है कि रोहिंग्याओं का जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल, वो यहाँ से सिर्फ 92 किलोमीटर दूर है, यानी 2 घंटे का रास्ता है। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इस बात के ऊपर भी बल मिलती कि उनकी जो सीएम है, रोहिंग्याओं की जो सीएम है, वो वहाँ पे एक्सीडेंट के बाद आती है और वैष्णव के साथ उसकी बहस होती है। लेकिन इन सारी बातों के पीछे क्या सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन होने से ये सारी बातें सामने आ रही, या फिर मुस्लिम जो रोहिंग्याओं का कैपिटल है वो वहाँ से 92 किलोमीटर दूर है, इसके लिए बातें करी जा रही, या फिर ममता बनर्जी के वहाँ पे आने से ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, या लोग इसे लिंक कर रहे हैं? आंसर है इसे लिंक कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एक कॉन्क्रीट एविडेंस है कि जो टेम्परिंग हुई है, जो पहली पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है कि सिग्नलिंग के वायर के साथ टेम्परिंग हुई है। अब टेम्परिंग किसने करी? और टेम्परिंग अपने आप तो होती नहीं, चूहों ने तो करा नहीं होगा। अब ये गैंगमैन से लेकर स्टेशन मास्टर तक, या फिर इन्होंने खुद करा, या इनके सुपरविजन में रोहिंग्याओं की टीम ने करा, या फिर किसी और ने करा, किसी ने पैसे लेकर करे, या किसी ने इनको गन पॉइंट पे लेके करा। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज है। और भी कुछ रीजन हो सकता। हाँ, रीजन ये हो सकता है कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन के 1 महीने पहले से इन्होंने फर्जी पहलवान बिठा रखे थे। पहलवान पहलवान का खेल खेल रहे थे। उन्हें लगा कि ये उस न्यूज़ को दबा पाएंगे, लेकिन वो न्यूज़ दबी नहीं। तो इन्होंने सोचा उसके तुरंत बाद एक दूसरी इंसिडेंट, उससे बड़े इंसिडेंट कर दे ताकि पार्लियामेंट वाली बात दब जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पार्लियामेंट वाली न्यूज़ बिल्कुल खत्म ही हो गई। तो ये एक तरीका हो सकता है, टेस्टेड पॉलिसी है इनकी, हमेशा से ऐसा करते रहे। अब अगली बार ये ऐसा करेंगे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, ताकि राम मंदिर के उद्घाटन की बातें खत्म हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के पहले ये एक इलेक्शन एजेंडा सेट करना चाहते हो। आप ध्यान देना कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और उसके जैसे ये चंडो मंडो टाइप के लोग हैं, ये तब से कह रहे कि हम इस वाली जोन में बीजेपी को 30 सीटें कम करा देंगे, 40 सीटें कम करा देंगे। और वो जिस जोन की बात कर रहे हैं वो जोन उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार है। और ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुई? ये एक्सीडेंट हुई है झारखंड, उड़ीसा के अंदर में। इन्होंने उड़ीसा को क्यों सेलेक्ट करा? उड़ीसा को सेलेक्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी कि जो पटनायक था उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी मोदी गवर्नमेंट के साथ, जबकि पटनायक ऑन पेपर उस चंडोमंडो गैंग का मेंबर है। लेकिन पटनायक चंडोमंडो गैंग का मेंबर होने के बाद भी पटनायक की नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ थी। अब पटनायक को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बीजेपी के साथ जाए या ना जाए। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी हो सकती है, ये सारे जिहाद के पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे पॉइंट सच हो सकता है इनमें से कोई भी पॉइंट सच ना हो, और हो सकता है सारे पॉइंट सच हो। ये तो सीबीआई की इंक्वायरी के बाद ही मालूम होगा।